दुनिया के मंच पर भारतीय नौसेना एक शक्तिशाली सेना है, जिसके पास देश के लंबे समुद्री किनारे और समुद्री हितों की रक्षा करने का काम है। भारत की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर में फैली हुई एक मजबूत नौसेना की जरूरत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। भारतीय नौसेना लगातार इस चुनौती का सामना करती रही है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम एक बहुआयामी सेना के रूप में विकसित हुई है। भारत की सुरक्षा के लिए नौसेना का महत्व बहुत ज्यादा है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री तटरेखा और द्वीपीय क्षेत्रों के साथ नौसेना समुद्री खतरों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा भारत की आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जिसकी नौसेना पूरी लगन से रक्षा करती है। अपनी शुरुआत से ही भारतीय नौसेना ने देश के हितों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1961 में गोवा की मुक्ति से लेकर 1971 के भारत पाक युद्ध में निर्णायक जीत तक नौसेना ने लगातार अपनी युद्ध कौशल और रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन किया है। आज भारतीय नौसेना लगातार विकसित हो रही है, अत्याधुनिक तकनीक को शामिल कर रही है और अपनी संचालन क्षमताओं का विस्तार कर रही है। आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता अपने चल रहे अधिग्रहण कार्यक्रमों और स्वदेशी जहाज निर्माण पहलों में दिखाई देती है। नए युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को शामिल करने से नौसेना की युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्वदेशी तकनीकों और प्लेटफॉर्मों को विकसित करने पर नौसेना का ध्यान रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भारतीय नौसेना एक शक्तिशाली बल बनी रहे, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के कारण भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार के दौर से गुजर रही है। 21वीं सदी में समुद्री शक्ति के महत्व को पहचानते हुए भारत ने अपनी नौसेना को एक वास्तविक ब्लू वाटर फोर्स में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परिवर्तन में नए प्लेटफॉर्म हासिल करना, मौजूदा प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को विकसित करना शामिल है। इस आधुनिकीकरण अभियान के प्रमुख तत्वों में से एक नए युद्धपोतों का अधिग्रहण है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत को हाल ही में कमीशन किया गया है, जो देश की नौसेना क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 45,000 टन का विशालकाय विक्रांत भारतीय नौसेना की अपने तटों से बहुत दूर तक शक्ति प्रक्षेपित करने की क्षमता को काफी बढ़ाता है। अत्याधुनिक MiG-29 के लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और एक परिष्कृत वायु रक्षा प्रणाली से लैस विक्रांत भारतीय नौसेना को एक वास्तविक ब्लू वाटर फोर्स में बदल देता है। विमानवाहक पोतों के अलावा भारतीय नौसेना नए विध्वंसक, फ्रिगेट और कॉर्वेट भी शामिल कर रही है। ये जहाज उन्नत सेंसर, हथियारों और संचार प्रणालियों से लैस हैं, जिससे नौसेना की सतह विरोधी, पनडुब्बी रोधी और हवा विरोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता बढ़ती है। अपनी पानी के नीचे की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नौसेना नई पनडुब्बियां, पारंपरिक और परमाणु शक्ति दोनों से संचालित भी प्राप्त कर रही है। रक्षा में आत्मनिर्भरता के महत्व को पहचानते हुए भारत स्वदेशी जहाज निर्माण पर महत्वपूर्ण जोर दे रहा है। देश के शिपयार्ड अब जटिल युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में सक्षम हैं, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम हो रही है। स्वदेशी प्लेटफॉर्मों का विकास भारतीय नौसेना को अपनी विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अधिग्रहणों को तैयार करने की अनुमति देता है। इसके अलावा यह भारत के रक्षा उद्योग के भीतर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे भविष्य के विकास के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना का रणनीतिक ध्यान काफी बढ़ा है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा हितों को दर्शाता है। नौसेना का जिम्मेदारी वाला क्षेत्र अब फारस की खाड़ी से मलक्का जलद मरुमध्य तक फैला हुआ है, जिसमें संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और ऊर्जा व्यापार मार्ग शामिल हैं। इन हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शक्ति प्रक्षेपण और राजनयिक जुड़ाव शामिल है।
समुद्री सुरक्षा भारतीय नौसेना के रणनीतिक दृष्टिकोण की आधारशिला है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नौसेना नियमित रूप से गश्त और निगरानी अभियान चलाती है। ये अभियान अक्सर क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से चलाए जाते हैं, जिससे समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से निपटने के भारतीय नौसेना के प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने समुद्री हितों की रक्षा करने के अलावा भारतीय नौसेना क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। नौसेना भागीदार नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेती है, जिससे समुद्री भागीदारी मजबूत होती है और विश्वास पैदा होता है। ये जुड़ाव अंतर संचालनीयता को बढ़ाते हैं, जिससे नौसेनाएं मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के दौरान एक साथ मिलकर काम कर सकती है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को शामिल करते हुए एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज मालाबार में भारतीय नौसेना की भागीदारी हिंद प्रशांत में रणनीतिक हितों के बढ़ते अभिसरण को रेखांकित करती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना राजनयिक पहल में शामिल होने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का लाभ उठाती है। नौसेना पूरे क्षेत्र के बंदरगाहों पर सद्भावना यात्राएं करती है, जिससे तटीय राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ते हैं। ये यात्राएं नौसेना कूटनीति के अवसर प्रदान करती हैं, संबंधों को मजबूत करती हैं और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देती है। भारतीय नौसेना जरूरतमंद देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत भी प्रदान करती है, जो एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति होने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पाकिस्तानी नौसेना हालांकि अपने भारतीय समकक्ष से छोटी है, फिर भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री बल बनी हुई है। इसका प्राथमिक ध्यान पाकिस्तान के समुद्र तट की रक्षा करना, उसके समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा करना और अरब सागर में किसी भी संभावित आक्रमण को रोकना है। अपने आकार की सीमाओं के बावजूद पाकिस्तानी नौसेना ने लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश की है, मुख्य रूप से चीन और तुर्की से अधिग्रहण के माध्यम से। बेड़े के आकार के मामले में पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना की तुलना में संख्यात्मक रूप से नुकसान में है। इसमें सतही लड़ाकों, पनडुब्बियों और सहायक जहाजों का मिश्रण शामिल है, जिसमें तटीय रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बेड़े की रीढ़ फ्रिगेट और कॉर्वेट हैं, जिनमें से कुछ एंटी शिप मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणालियों से लैस हैं। हालांकि भारत की तेजी से आधुनिक होती नौसेना के सामने इसके कुछ प्लेटफार्मों की उम्र और तकनीकी परिष्कार एक चुनौती पेश करते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जो मुख्य रूप से नई पनडुब्बियां हासिल करने और अपनी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणालियों से लैस चीनी मूल के टाइप 003B युआन क्लास पनडुब्बियों का अधिग्रहण पाकिस्तानी नौसेना के पानी के नीचे के धीरज और चुपके से काम करने की क्षमता को काफी बढ़ाता है। ये पनडुब्बियां अरब सागर में भारतीय नौसेना के अभियानों के लिए एक विश्वसनीय खतरा पैदा करती हैं। पनडुब्बियों के अलावा पाकिस्तान अपने सतही बेड़े में भी निवेश कर रहा है। चीन और तुर्की से नए फ्रिगेट और कॉर्वेट प्राप्त कर रहा है। ये जहाज आधुनिक सेंसर, हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस हैं, जो पाकिस्तानी नौसेना की अपने समुद्र तट की रक्षा करने और इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के प्रभुत्व को चुनौती देने की क्षमता को बढ़ाती है। पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण के प्रयास हालांकि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बजटीय सीमाओं और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर तकनीकी निर्भरता के कारण बाधाओं का सामना करते हैं। भाग 5, एक निर्णायक क्षण 1971 का कराची ऑपरेशन। 1971 का भारत पाक युद्ध भारतीय नौसेना के रणनीतिक कौशल और संचालन क्षमताओं का प्रमाण है। पाकिस्तानी बंदरगाह शहर कराची पर एक साहसिक नौसैनिक हमला ऑपरेशन ट्राइडेंट इतिहास में एक सफल समुद्री आक्रमण के एक आदर्श उदाहरण के रूप में अंकित है। 4 दिसंबर 1971 की रात को शुरू किया गया यह दुस्साहसी ऑपरेशन पाकिस्तान की नौसेना की संपत्तियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमताओं को एक निर्णायक झटका दिया।
इस ऑपरेशन के केंद्र में पाकिस्तान की कमजोरियों की गहरी समझ और उनका फायदा उठाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार की गई योजना थी। भारतीय नौसेना ने कराची के एक प्रमुख नौसैनिक अड्डे और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए पाकिस्तान की समुद्री शक्ति के केंद्र पर हमला करने का फैसला किया। ऑपरेशन की सफलता के लिए आश्चर्य का तत्व महत्वपूर्ण था। भारतीय नौसेना ने अपनी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हमले की सावधानी पूर्वक योजना बनाई और पूर्वाभ्यास किया। भारतीय नौसेना ने मिसाइल नौकाओं को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स तैनात की, जिसका काम पाकिस्तानी युद्धपोतों को बेअसर करना और कराची के तेल प्रतिष्ठानों को अपंग करना था। नई अधिग्रहित सोवियत निर्मित स्टाइक्स मिसाइलों से लैस ये छोटे लेकिन घातक जहाज एक आश्चर्यजनक हमले के लिए आदर्श रूप से अनुकूल थे। स्टाइक्स मिसाइल अपनी सुपरसोनिक गति और शक्तिशाली वारहेड के साथ भारतीय नौसेना को नौसैनिक युद्ध में एक निर्णायक बढ़त प्रदान करती थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता न केवल स्टाइक्स मिसाइलों की तकनीकी श्रेष्ठता पर निर्भर करती थी, बल्कि उन भारतीय नाविकों के साहस और कौशल पर भी निर्भर करती थी जिन्होंने मिशन को अंजाम दिया था। अपने ही घर में काम कर रहे एक संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ दुश्मन का सामना करते हुए भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाएं पाकिस्तान की युद्ध मशीन के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खतरे के रास्ते में चली गई। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने अंततः एक शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 6 आश्चर्य का तत्व, कराची पर हमला करने की हिम्मत। 4 दिसंबर 1971 की रात को जैसे ही अरब सागर अंधेरे में डूब गया, भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं का एक बेड़ा चुपके से पाकिस्तानी बंदरगाह शहर कराची के पास पहुंच गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के लिए आश्चर्य का तत्व सर्वोपरि था, क्योंकि भारतीय नौसेना पाकिस्तानी नौसेना को चकमा देना चाहती थी और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमताओं को एक निर्णायक झटका देना चाहती थी। इस आश्चर्य को हासिल करने में भारतीय नौसेना की सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सख्त रेडियो चुप्पी के तहत किया गया था, जिसमें मिसाइल नौकाएं पता लगाने से बचने के लिए निष्क्रिय सेंसर और दृश्य नेविगेशन पर निर्भर थीं। हमले का समय सावधानीपूर्वक अमावस्या के साथ मेल खाने के लिए चुना गया था, जब अंधेरा आने वाले भारतीय जहाजों के लिए अतिरिक्त आवरण प्रदान करेगा। पाकिस्तानी नौसेना अपने बचाव में आश्वस्त और आसन्न हमले से अनजान अपने पहरेदार को नीचे कर चुकी थी। तैयारी की यह कमी घातक साबित हुई, क्योंकि भारतीय मिसाइल नौकाएं अपनी घातक स्टाइक्स मिसाइलों से लैस अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच गई। रडार कवरेज और प्रभावी हवाई गश्त की अनुपस्थिति ने पाकिस्तानी नौसेना की भेद्यता को और बढ़ा दिया, जिससे भारतीय नौसेना को युद्ध की शर्तों को निर्धारित करने की अनुमति मिली। स्टाइक्स मिसाइलों के पहले हमलों ने कराची के ऊपर रात के आकाश को रोशन कर दिया, जिससे पाकिस्तानी नौसेना पूरी तरह से हैरान रही। मिसाइलें अपने ऑन बोर्ड रडार सिस्टम द्वारा निर्देशित घातक सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों पर निशाना साधती है, पाकिस्तानी युद्धपोतों पर प्रहार करती है और महत्वपूर्ण तेल भंडारण टैंकों में आग लगा देती है। हमले की अचानकता और क्रूरता ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के माध्यम से सभी को खींच दिया, क्योंकि वह अपने क्षेत्र के अंदर एक साहसी हमले की वास्तविकता से जूझ रहा था। भाग 7 एक शानदार जीत, ऑपरेशन ट्राइडेंट का परिणाम। 1971 का कराची ऑपरेशन, कोडनेम ऑपरेशन ट्राइडेंट, भारतीय नौसेना के लिए एक शानदार जीत के साथ संपन्न हुआ, जिसने नौसैनिक युद्ध के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ऑपरेशन की सफलता न केवल हमले की सामरिक प्रतिभा में थी, बल्कि 1971 के भारत-पाक युद्ध पर इसके रणनीतिक प्रभाव में भी थी। पाकिस्तानी नौसेना पर हुए विनाश और कराची की बंदरगाह सुविधाओं के अपंग होने ने पाकिस्तान के युद्ध के प्रयासों में काफी बाधा डाली, जिससे शक्ति संतुलन निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में हो गया। अपनी घातक स्टाइक्स मिसाइलों से लैस भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने पाकिस्तानी नौसेना पर कहर बरपाया, कई युद्धपोतों को डुबो दिया और दूसरों को भारी नुकसान पहुंचाया। हताहतों में विध्वंसक पीएनएस खैबर, माइनस्वीपर पीएनएस मुहाफिज और मालवाहक जहाज एमवी वीनस चैलेंजर शामिल थे। इन नुकसानों ने पाकिस्तान की नौसेना क्षमताओं को एक बड़ा झटका दिया
जिससे उसके समुद्र तट की रक्षा करने और अरब सागर में भारत के समुद्री प्रभुत्व को चुनौती देने की क्षमता कम हो गई। युद्धपोतों के विनाश के अलावा भारतीय नौसेना ने कराची के महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया। स्टाइक्स मिसाइलों ने अपनी सटीकता के साथ तेल भंडारण टैंकों में आग लगा दी, जिससे कई दिनों तक भीषण आग लगी रही। इन तेल भंडारों के विनाश ने पाकिस्तान की युद्ध मशीन को अपंग कर दिया, जिससे उसके सशस्त्र बलों को बहुत जरूरी ईंधन और स्नेहक से वंचित कर दिया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता तात्कालिक सामरिक लाभ से कहीं आगे तक फैली हुई थी। ऑपरेशन में दुश्मन के इलाके में भी शक्ति प्रक्षेपित करने और दुश्मन के ठिकानों पर निर्णायक रूप से प्रहार करने की भारतीय नौसेना की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने पाकिस्तान की नौसेना की अजेयता के मथक को चकनाचूर कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों को मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के मन में भय पैदा किया। भाग 8 रणनीतिक निहितार्थ भारत की नौसेना श्रेष्ठता को मजबूत करना। 1971 के कराची ऑपरेशन की शानदार सफलता के दूरगामी रणनीतिक निहितार्थ थे। इस क्षेत्र में भारत की नौसेना श्रेष्ठता को मजबूत करना और भारत पाक समुद्री प्रतिद्वंद्विता की गतिशीलता को बदलना। यह ऑपरेशन भारत के नौसेना कौशल को कम आंकने और अपने हितों की रक्षा करने के उसके संकल्प के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नौसेना की धारणा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने नौसेना युद्ध के परिणाम को आकार देने में प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव, विशेष रूप से एंटीशिप मिसाइलों की गेम चेंजिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन ने अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना की उपस्थिति के महत्व को रेखांकित किया। पाकिस्तान के लिए कराची ऑपरेशन नौसेना युद्ध में एक कड़वा सबक के रूप में काम किया। ऑपरेशन ने अपने बेड़े की कमजोरियों को उजागर किया, खासकर एक आश्चर्यजनक हमले के लिए इसकी तैयारी की कमी और इसकी अपर्याप्त वायु रक्षा क्षमताओं को। इसने युद्ध के प्रयासों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे तेल प्रतिष्ठानों की रक्षा के रणनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में नौसेना के आधुनिकीकरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने अपनी सफलता से उत्साहित होकर अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए नए युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों का अधिग्रहण करते हुए अपने नौसेना विस्तार कार्यक्रम में तेजी लाई। दूसरी ओर पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान उजागर हुई कमियों को दूर करने की मांग की। अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ाने के लिए नए प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों में निवेश किया। भाग 9 प्रतिद्वंद्विता का भविष्य, शक्ति का एक समुद्री संतुलन। भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री प्रतिद्वंद्विता विकसित होती रहती है, जो भू राजनीतिक वास्तविकताओं, तकनीकी प्रगति और हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति के अनुकूल संतुलन की खोज से आकार लेती है। जबकि 1971 का कराची ऑपरेशन भारत के नौसेना प्रभुत्व का प्रमाण है, दोनों देशों ने अपने बेड़े के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे समुद्री गतिशीलता में जटिलता की परतें जुड़ गई हैं। भारत की नौसेना महत्वाकांक्षाएं क्षेत्रीय आधिपत्य से आगे तक फैली हुई हैं, जो पूरे हिंद प्रशांत में शक्ति प्रक्षिप्त करने और व्यापक क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने की इच्छा रखती है। भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण कार्यक्रम ब्लू वाटर क्षमताओं को प्राप्त करने पर केंद्रित है, जिसमें विमान वाहक, परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियां और उन्नत विध्वंसक शामिल हैं, जिससे यह अपने तटों से दूर प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। पाकिस्तान भारत की बढ़ती नौसेना ताकत से अवगत ने अपने बड़े पड़ोसी का मुकाबला करने के लिए एक असम्मित दृष्टिकोण अपनाया है। इसकी नौसेना रणनीति अपनी A2/AD क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत को अपने तटीय जल में काम करने की आजादी से वंचित करने के लिए पनडुब्बियों, एंटीशिप मिसाइलों और खानों का लाभ उठाती है। भारत पाक समुद्री प्रतिद्वंद्विता का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य शामिल है। हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की बढ़ती भागीदारी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता जटिलता की एक और परत जोड़ती है। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान समुद्र में
एक विश्वसनीय निवारक बनाए रखने का प्रयास करते हैं, गलत अनुमान और वृद्धि की संभावना एक चिंता का विषय बनी हुई है। अनपेक्षित वृद्धि का जोखिम बातचीत, विश्वास निर्माण उपायों और प्रतिद्वंद्विता को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने और भविष्य में संघर्ष को रोकने के लिए एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करता है।